प्रिय छात्रों, आज हम लोग बैंक और एवं उसके कार्य का विश्लेषण करेंगे। बैंक है क्या? आम बोलचाल में बैंक से आशय मुद्रा और साथ में व्यवहार करने वाली संस्था से लगाया जाता है। अगर हम आपसे बात करें बैंक है क्या, तो सीधा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा और साख में व्यवहार करती है। अगर कोई संस्था केवल मुद्रा में व्यवहार करती है तो उसे हम बैंक की संज्ञा नहीं देंगे। अगर कोई संस्था केवल साख में व्यवहार कर रही है तो उसे भी बैंक की संज्ञा नहीं दी जाएगी। बैंक कहलाने के लिए उसे दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला जो हमारा है वो मुद्रा के व्यापार करे और दूसरा है साख का व्यापार करे। हम लोग देखते हैं कि डाकघर मुद्रा में व्यापार करता है, वो जनता से रुपया स्वीकार करता है लेकिन किसी को ऋण प्रदान नहीं करता है। इसलिए डाकघर को हम बैंक की संज्ञा नहीं देंगे। इसी प्रकार महाजन या साहूकार जो है, महाजन भी आपको मुद्रा देता है लेकिन वो आपके अतिरिक्त मुद्रा को अपने यहां जमा नहीं करता है। इस कारण से महाजन या साहूकार को भी बैंक की संज्ञा नहीं दी सकती। बैंक जो आधुनिक रूप से है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सबसे पहले 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई और वेनिस यहीं से आधुनिक बैंक का प्रारंभ हुआ है। भारत में अगर देखा जाए तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि एक यूरोपीय पैटर्न पर बैंक बनाया गया। यह बैंक बहुत दिनों तक कार्य नहीं कर पाया और 1830 में बैंक बंद हो गया। केवल 60 वर्षों तक ये बैंक कार्य किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंक को स्थापित किया, फिर अलग अलग बैंक स्थापित हुए। हम उसकी चर्चा बैंकिंग विकास में करेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं बैंक, तो सीधा अर्थ में बैंक से हम सामान्य रूप से अर्थ लगाया जाए तो बैंक से ऐसी संस्था से है जो मुद्रा और साख में व्यवहार करे। सीधा अर्थ में बैंक क्या है? बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवहार करे। सामान्य अर्थ में बैंक का अभिप्राय ऐसी संस्था से है जो
मुद्रा एवं साख का व्यवहार करती है। यहां पर दो चीजें, मुद्रा और साख, यही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसी संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवहार करती है तो उन्हें हम बैंक की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक के कार्य की। बैंक के कार्य, बैंक वास्तव में क्या क्या कार्य करता है, तो बैंक के कार्यों को जानने से पहले हम इसके कार्यों को दो तीन भागों में बांटेंगे। पहला जो इसका कार्य होता है प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य, जिस कार्य के करने के लिए बैंक की उत्पत्ति हुई है। दूसरा जो हमारा इसके है एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधित कार्य। और तीसरा जो कार्य आता है वो अन्य कार्य या विविध कार्य हम बोल सकते हैं। प्रमुख कार्य, जिसके लिए किसी बैंक की स्थापना हुई है। एजेंसी संबंधी कार्य, ऐसे बैंक के कार्य जो अपने ग्राहकों के लिए कुछ पैसा लेके या कुछ शुल्क लेकर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य। और इन दोनों के अलावा जो और कार्य करता है उसे हम अन्य कार्य की श्रेणी में डालते हैं। तो यहाँ पर बैंक के प्रमुख कार्य केवल दो हैं। एक आपका होता है जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना, और दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है रुपया उधार देना। उधार देना। कोई भी बैंक है उसका दो ही प्रमुख कार्य होगा, जमा स्वीकार करना और रुपया को उधार देना। बैंक जनता का जो जमा स्वीकार करती है विभिन्न खातों के माध्यम से स्वीकार करती है, और जो रुपया उधार देती है वो भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देती है। तो जो जमा स्वीकार करती है बैंक, जमा स्वीकार के लिए बैंक निम्न खाते खुलवाती है। ये खाते हैं बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, अवधि खाता, और आपका होता है आवृत्ति खाता। इसको आवर्तक खाता बोल सकते हैं। आवर्तक बचत खाता को अंग्रेजी में सेविंग अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट। चालू खाता को करेंट अकाउंट। सावधि खाता को फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और अवधि खाता को टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट और आवर्तक खाता को हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग शॉर्ट फॉर्म में आईडी, इसे शॉर्ट फॉर्म में टीडी, इसे शॉर्ट फॉर्म में एफडी कहा जाता है।
इन 5 खातों के माध्यम से कोई भी बैंक जनता का पैसा अपने यहाँ स्वीकार करती है, चाहे वो बचत खाते के माध्यम से हो, चाहे वो चालू खाते के माध्यम से हो, चाहे वो सावधि खाता या फिक्स डिपॉजिट या एफडी बोल लीजिए, आवधिक खाता टर्म डिपॉजिट, और आपका आवर्तक खाता जिसे हम रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से कोई भी बैंक जनता से स्वीकार करती है। अब बात करते हैं बचत खाता क्या होता है। बचत खाता ऐसा खाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पैसा जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर निकालता है। ये खाता खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि जो उनके पास कमाई में से खर्च करने के बाद जो पैसा बच गया है उन्हें भविष्य के लिए थोड़ा पर रख सके, इसीलिए इसका नाम ही बचत खाता रखा गया है। इस खाते में ब्याज की दर बहुत कम रहती है, साथ ही साथ आपके ट्रांजैक्शन और लेन देन पर कुछ लिमिटेशन रहती है। आपका आता है चालू खाता, यह मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए खाता है। इसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लिमिट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सावधि खाता, ये पैसे एक निश्चित अवधि के लिए, यानी हम एफडी करते हैं, पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो निश्चित अवधि मिनिमम निश्चित अवधि की बात करें तो 7 डे होती है और मैक्सिमम की बात करें तो 10 साल। यानी सावधि खाते में हम पैसा जमा करते हैं तो कम से कम 7 दिन के लिए जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप 10 साल, इससे बेसी के लिए आप सावधि खाता में पैसा जमा नहीं कर सकते। आवधिक खाता, आवधिक खाता जिसको हम लोग कहते हैं एक अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है। ये इसका भी जो अवधि होती है मिनिमम 7 डे, मैक्सिमम आपका 10 ईयर होता है, 10 साल। 10 साल तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। सावधि और आवधि में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है। मुख्य रूप से अगर आप देखें फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हम पैसा जमा करते हैं, फिक्स करते हैं, साल 2 साल जो भी हम करते हैं, 7 डे से लेकर 10 ईयर के बीच में जमा करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम इस पैसे को तोड़ा कर ले सकते हैं बैंक से। हो सकता है कि बैंक हमें ब्याज न दे। टर्म डिपॉजिट ये एक अवधि के लिए होता है, एक निश्चित पीरियड के लिए, 7 डे से लेके आपका 10 ईयर। अब जो भी हमने अवधि चुन लिया है उस अवधि से पहले हम उस पैसे को नहीं ले सकते हैं बैंक से। भले हमारे साथ कोई भी कैजुअलिटी पड़ जाए, वो जो टाइम बीतेगा तभी आपको बैंक उसको देती है। जो मैक्सिमम हमारे टैक्स सेवर एफडी होते हैं वो टर्म डिपॉजिट के ही होते हैं, वो एफडी के लिए नहीं होते हैं। वो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है जो हमारे इनकम टैक्स में एफडी को माना गया है। लोग उसको एफडी कहते हैं जबकि वो वास्तव में एफडी नहीं होता है, वो होता है टर्म डिपॉजिट। और आपका 5वां हमारा जो खाता होता है आवर्तक खाता, ये एक बचत का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसमें लोग छोटी छोटी अमाउंट को एक टाइम इंटरवल पर जमा कर सकते हैं। ये टाइम इंटरवल आपका डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मासिक हो सकता है। यानी एक या तो डेली कुछ पैसा जमा करें, या हर हफ्ते में जमा करें, या हर महीने जमा करते हैं। इसकी जो मिनिमम पीरियड होती है 6 मंथ और मैक्सिमम पीरियड होती है 10 ईयर। अब हम बात करते हैं रुपया उधार देना। जो दूसरा कार्य बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है रुपया उधार देना। तो बैंक जो रुपया उधार देती है ये भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ही देती है। इनमें सबसे पहला जो महत्व होता है आपका व्यक्तिगत ऋण, अधिविकर्ष,
विकास शिक्षा ऋण नगद साख या विशेष ऋण हम कह सकते हैं, विशेष प्रयोजन ऋण। कोई भी बैंक जब उसके पास पैसा मिल जाता है तो पैसे को ऋण के रूप में देकर उससे लाभ कमाती है। तो जो ऋण देती है व्यक्तिगत आधार पर देती है, किसी व्यक्ति को दे देती है उनकी व्यक्तिगत जमानत पर। अधिविकर्ष यानी चालू खाते में ऐसी सुविधा दे देती है कि आपके चालू खाते में पैसा न होने की स्थिति में भी हम आपका भुगतान कर देंगे, जब आप फिर पैसा लाएंगे तो हम काट लेंगे। यही अधिविकर्ष होता है, यानी आपके खाते में एक स्पेशल राइट दे दी जाएगी कि आपके खाते में पैसा नहीं भी है तो अभी आप पैसा निकाल सकते हैं एक निश्चित सीमा पर। जैसे ही आप पैसा निकालेंगे उस पैसे पर बैंक ब्याज देना स्टार्ट कर देगा। तीसरा जो हमारा आता है शिक्षा ऋण, ये बहुत ही प्रचलित है आज की डेट में। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को किसी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जब तक पढ़ाई होती है इसका किस्त चालू नहीं होता है, और पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 या 2 साल तक आपको एक्सटेंशन दिया जाता है नौकरी खोजने के लिए। उसके बाद शिक्षा ऋण का किस्त प्रारंभ होता है। नगद साख से आशय होता है कि वो उन्हें एक क्रेडिट देती है कि आपका ये क्रेडिट है, जिसे हम लोग आज के डेट में केसीसी, सीसी विभिन्न नामों से जानते हैं। विशेष प्रयोजन ऋण, किसी विशेष कार्य करने के लिए बैंक लोन देती है। जैसे कि आपको कार खरीदना है तो कार लोन, बाइक खरीदनी है तो बाइक लोन, घर खरीदना है तो होम लोन, यानी किसी विशेष, यहां तक कि आज लोग मोबाइल खरीद रहे हैं तो वो भी विशेष प्रयोजन का है। यानी आप किसी विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से अगर कोई लोन ले रहे हैं तो उसे हम लोग विशेष प्रयोजन ऋण बोलते हैं। ये उस प्रयोजन के नाम पर डिपेंड करता है। इनका ब्याज प्रयोजन के हिसाब से बदलता रहता है। कार लोन पर ब्याज रेट आपका अलग होगा, होम लोन पर ब्याज रेट आपका अलग होगा। इस प्रकार हमने देख रहे हैं कि जो प्रमुख 2 कार्य हैं, जमा स्वीकार करना, विभिन्न खातों के माध्यम से जमा लेती है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को ऋण प्रदान करती है। अब आते हैं हम लोग इसके एजेंसी संबंधी कार्य, यानी और बहुत से कार्य जो हैं वो हमसे कुछ प्रतिफल लेके करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एजेंसी संबंधी कार्य। तो जो पहला एजेंसी संबंधी कार्य है वो हमारा होता है चेक का संग्रह। चेक का संग्रह, अगर हमने कोई चेक, मान लीजिए कि मैं ए हूं और हमें बी ने एक चेक दिया, तो अब बी ने चेक कागज है, तो हम ये जो हमारे पास चेक आया है हम अपने बैंक में डालेंगे, तो बैंक क्या करेगा, वो जाके बी के खाते से पैसा को लाके मेरे खाते में डाल देगा। ये काम बैंक चेक का मेरे संग्रह किया। हो सकता है कि बैंक इस कार्य के लिए हमसे चार्ज ले सकती है, क्योंकि जब चेकबुक इशू होता है तभी एक चार्ज हमको सर्टेन देना पड़ता है। तो ये हमारा एक काम करती है चेक का संग्रह। दूसरा काम है चेक का भुगतान। चेक का भुगतान, यदि हमने कोई चेक बी को लिखा है तो जब बी कि बैंक द्वारा संग्रह की अपील की जाती है तो मेरा बैंक बी के खाते में पेमेंट करता है, तो मेरे चेक का भुगतान भी करती है
और मेरे चेक का संग्रह, ये दोनों कार्य वो क्या है, एक तरह से हमारे एजेंट के रूप में करती है। मैं वहां नहीं जाता हूं, लेकिन मेरे बिहाफ वो दोनों कार्य होते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये चेक का संग्रह करना वो चेक का भुगतान करना दोनों ही एजेंसी संबंधी कार्य है। तीसरा एजेंसी संबंधी कार्य होता है लाभांश ब्याज का भुगतान करना, लाभांश ब्याज का भुगतान। ऐसे एक चौथा कार्य हो जाता है लाभांश ब्याज का संग्रह। बैंक क्या करती है, कंपनी को जब लाभांश घोषित करती है तो उनके खातों में डलवाती है। अगर डिवेंचर पर, ऋण पत्र पर ब्याज होता है तो उन्हें उनके खाते में जिनका होता है वो डलवाती है। इसी प्रकार लाभांश और ब्याज का संग्रह करती है। यदि मैं एक अंशधारी हूं तो मेरा अगर कोई लाभांश बन रहा है तो कंपनी के खाते से मेरे खाते में लाती है। मैं अगर ऋण पत्रधारी हूं तो मेरा अगर ब्याज बन रहा है ऋण पत्र पर तो भी बैंक मेरा कंपनी के खाते से मेरे खाते में ब्याज का संग्रह करती है। पांचवा कार्य जो मान सकते हैं, पांचवा कार्य जो होता है इसका बीमा का भुगतान या बीमा प्रीमियम का भुगतान। आज की डेट में हर व्यक्ति बीमा कराया हुआ करीब करीब, तो बीमा प्रीमियम का भुगतान वो आवर्त तरीके से होता है। छमाही होता है, क्वार्टरली होता है, वार्षिक होता है, कुछ लोग तो मासिक भी बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। हमारा बैंक हमारे किस्त को समय से हमारे खाते से काटकर हमारे बीमा कंपनी के खाते में जमा करता है। उसके बदले में कुछ बैंक चार्ज भी करते हैं, कुछ बैंक निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कर का भुगतान, व्यक्तियों को जो भी कर, चाहे प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर लगता है, बैंक के माध्यम से ही सरकार को भुगतान किया जाता है। कोई भी कर डायरेक्ट भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक के माध्यम से हम चालान जमा करते हैं और चालान के माध्यम से हमारा कर सरकार के पास जाता है। सातवां जो है कोष का हस्तांतरण। अर्थात हमारे पैसे का दूसरे के यहाँ ट्रांसफर करना। इस समय इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक हमारे खाते के पैसे को दूसरे के खाते में 24 घंटे 7 दिन ट्रांसफर कर देती है। बैंक 3 तरह से खातों के कोष को ट्रांसफर करती है, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट। चाहे आरटीजीएस के माध्यम से आप खाते के पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आईएमपीएस या नेफ्ट। इन तीनों सुविधाओं में थोड़ा शुल्क और टाइमिंग का डिफरेंस है, लेकिन ये तीनों माध्यम आपको आपके खाते से दूसरे के खातों में फंड ट्रांसफर में सहयोग प्रदान करते हैं। आठवां कार्य है अंशों का क्रय विक्रय। अंशों का क्रय विक्रय। इस समय जितने भी अंश का क्रय विक्रय होता है वो बैंक के माध्यम से हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने अंश को सीधे नहीं बेच पाता है। इस समय अगर हम अपने अंश को विक्रय करना चाहते हैं या हम अंश खरीदना चाहते हैं तो हमें डीमैट अकाउंट के माध्यम से अंश का क्रय विक्रय भी
कर सकते हैं। और 9वां जो होता है अभिगोपन का कार्य। अभिगोपन का जो कार्य होता है साधारण व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता है, ये कंपनियों से संबंध रखता है। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार उसके 90% शेयर बिकने चाहिए। अगर 90% शेयर नहीं बिक पाते हैं तो उन्हें सभी शेयर वापस करना पड़ेगा। इस अनिश्चितता की घड़ी में जो कंपनियां होती हैं बैंक से टाई अप कर लेती हैं कि श्रीमान जी हमारा ये शेयर बेचना है, अगर बिक गया तो ठीक था, नहीं बिका तो आप ले लीजिएगा, यानी 90% हमारा सेलिंग दिखाना चाहिए। बैंक कुछ शुल्क लेती हैं और वो कहती ठीक है हम आपके शेयर का अभिगोपित करते हैं, यदि आपका पूरा का पूरा 90% शेयर नहीं बिकेगा तो जो बिका रहेगा ठीक है, जो रेस्ट बचा रहेगा उसको हम खरीद लेंगे। इस कार्य के लिए, अभिगोपन कार्य के लिए जो बैंक होते हैं कंपनियों से कुछ चार्ज करती हैं। ये आपके बैंक की एजेंसी संबंधी कार्य है, यानी एक एजेंट के रूप में हमारा काम करता है बैंक। हमारे चेकों का संग्रह, चेकों का भुगतान, लाभांश ब्याज का भुगतान, लाभांश ब्याज का संग्रह करना, बीमा प्रीमियम का सीधे भुगतान करना, करों का भुगतान करना, कोष का हस्तांतरण करना, अंशों का क्रय विक्रय करना और प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना। इसके अलावा अभी हम लोगों ने तीसरा कार्य पढ़ा था, उसको मैं मिटा देता हूं। अन्य कार्य जो था हमारा बैंक का अन्य कार्य, अन्य कार्य में जो सबसे पहला कार्य आता है विदेशी विनिमय की व्यवस्था। विदेशी विदेशों से व्यापार करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है और विदेशी मुद्रा का जो व्यवस्था होती है वो हमारा बैंक करता है। जो भी व्यापारी विदेशों से व्यापार करते हैं वो बैंकों के माध्यम से ही विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। दूसरा है आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण। विभिन्न प्रकार के आंकड़े, जैसे कि हमारे देश में कितने लोगों को खाता है, कितने बच्चों का खाता है, कितने बुजुर्गों का खाता है, कितने जनधन के खाते हैं, जितने एफडी के खाते हैं, इन सभी के आंकड़ों को सरकार को उपलब्ध कराती है और साथ ही साथ बैंकिंग प्रशिक्षण देती है। गांव को में जो लोग रहते हैं जिन्हें बैंक से संबंधित जानकारी नहीं है, बैंक की सुविधाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें या जो कोष हस्तांतरण करने में सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि इस समय इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जो नए नए फीचर आ रहे हैं उनको गांव तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कैंप लगाए जाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है लॉकर की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों को एक लॉकर सुविधा देती है कि आप अपने जो भी अमूल्य सामान है, कागजात हैं, जेवरात आभूषण है, वो यहां पर रख सकते हैं। लॉकर में रखने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज लेती है। लॉकर की जब तक आप नहीं आएंगे तब तक लॉकर खुल नहीं सकता है। इसमें कुछ रिस्क है कि समान परिस्थितियों में ही बैंक आपको भरपाई करती है और समान परिस्थितियों में अगर कोई क्षति होती है तो लॉकर में रखे सामग्री की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने बैंक के जो कार्य हैं, मुख्य रूप से बैंक के दो ही कार्य होते हैं, जमा को स्वीकार करना और उधार देना। लेकिन इसके अलावा जो बैंक है अपने खाता धारकों को एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। वो एजेंट के रूप में जो कार्य करते हैं उन्हीं को हम एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं। वो कार्य है चेकों का संग्रह, चेक का भुगतान,
लाभांश ब्याज का भुगतान, लाभांश ब्याज का संग्रह, बीमा प्रीमियम का भुगतान, कर का भुगतान, कोष का हस्तांतरण, अंशों का क्रय विक्रय और प्रतिभूतियों का अभिगोपन। बैंकों के अन्य कार्य जो हैं, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, आंकड़ों का संग्रह और प्रशिक्षण करना और ग्राहकों को लागत की सुविधा उत्पन्न करना। आज हम लोगों ने इस कक्षा में बैंक का आशय और बैंक के कार्य के बारे में पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम लोग बैंक के प्रकार एवं बैंक का महत्व इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।